नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम भारत के श्रमिक और आदिवासी आंदोलनों के इतिहास में बहुत गहरे अक्षरों में दर्ज है। शंकर गुहा नियोगी। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से शंकर गुप्ता नियोगी, मजदूरों के सेनानी शीर्षक वाले एक विस्तृत लेख पर आधारित है। जी। सवाल ये है कि नियोगी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? छत्तीसगढ़ और उस समय के अविभाजित बिहार और मध्य प्रदेश, मतलब जो बाद में झारखंड बना, उन हिस्सों में उनके काम ने क्या छाप छोड़ी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। असल में नियोगी सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नेता नहीं थे, उन्हें आदिवासी अधिकारों का एक बड़ा पैरोकार भी माना जाता है। बिल्कुल। उनके जीवन और काम में हमें जबरदस्त संघर्ष, उल्लेखनीय सफलताएं और तीखे विवाद, तीनों का मिश्रण मिलता है। तो चलिए इस जटिल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के सफर को, उनके योगदानों और उन पर उठे सवालों को थोड़ा करीब से समझते हैं। हाँ, जरूर। वेश से करते हैं। शंकर गुहा नियोगी का जन्म 2 अप्रैल 1943 को हुआ था, तब के बिहार में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में। लेख इशारा करता है कि परिवार में सामाजिक न्याय और शिक्षा को लेकर एक खास तरह की, यूं कहें कि संवेदनशीलता थी। हाँ, उस दौर का माहौल भी ऐसा था। हाँ बिल्कुल, वो दौर भी सोचिए आज़ादी मिलने ही वाली थी, समाज में बदलाव की एक लहर थी। ये सब शायद उनके शुरुआती विचारों को आकार दे रहा होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की और सामाजिक विज्ञान, खासकर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में उनकी गहरी रुचि विकसित हुई। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कड़ी जुड़ती है एक्चुअली। राजनीति या श्रमिक आंदोलनों में सीधे कूदने से पहले नियोगी ने कुछ समय शिक्षण कार्य किया और कई सामाजिक परियोजनाओं से भी जुड़े रहे। अच्छा, ये तो कम लोग जानते होंगे। हाँ, और ये अनुभव महज एक नौकरी नहीं थे, बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू होने का जरिया थे। उन्होंने करीब से देखा कि किताबी ज्ञान और असल जिंदगी की समस्याएं, खासकर मजदूर वर्ग और ग्रामीण भारत की कठिनाइयां कितनी अलग हैं। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल। इसी प्रत्यक्ष अनुभव ने उन्हें वो व्यावहारिक समझ दी जो बाद में उनके आंदोलनों की रीढ़ बनी। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता का अनुभव बाद में एक जुझारू नेता के रूप में ढला। वो क्लासरूम से निकलकर सीधे खदानों और फैक्ट्रियों के बीच पहुंचे थे, एक गहरी समझ के साथ। हाँ, ये कनेक्शन वाकई महत्वपूर्ण है। और फिर शुरू होता है वो रास्ता जिसे उन्होंने खुद चुना, संघर्ष का रास्ता। नियोगी ने अपना जीवन मध्य भारत की खदानों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, जैसा आपने कहा, बल्कि उनके अनुभवों का निचोड़ था। यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू होती है, एक ऐसे नेता के तौर पर जो सिर्फ भाषण नहीं देता, बल्कि मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। और ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों भरा था। लेख विस्तार से बताता है कि उन्हें शक्तिशाली उद्योगपतियों, ठेकेदारों और अक्सर स्थानीय प्रशासन के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है। सोचिए, उस दौर में खासकर खनिज संपदा से भरे इलाकों में, जहां बड़े औद्योगिक घरानों के हित सीधे तौर पर जुड़े थे, मजदूरों के हक की बात करना कितना खतरनाक रहा होगा। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी जान को खतरा होने की बातें भी सामने आती हैं। धमकियां मिलना तो खैर आम बात थी, फिर आर्थिक चुनौतियां तो थी ही। वो कैसे? अरे, मजदूर आंदोलनों के लिए संसाधन जुटाना, कार्यकर्ताओं का पेट पालना, कानूनी लड़ाइयां लड़ना, ये सब बहुत मुश्किल था। उन्हें कई बार सीमित संसाधनों में ही काम चलाना पड़ा। ये सब उनके दृढ़ निश्चय और असाधारण प्रतिबद्धता को दिखाता है। मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने ये सब किया। तो सवाल उठता है कि उन्होंने कॉन्क्रीट रूप में क्या किया, उनके प्रमुख योगदान क्या थे जिनकी वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है? हाँ, तो देखिए, लेख बताता है कि नियोगी ने छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, जिसे CMSS जैसे संगठनों की नींव रखी। जी हाँ। और बाद में भारतीय मजदूर संघ BMS, जो उस समय देश के प्रमुख और प्रभावशाली श्रमिक संघों में से एक माना जाता था, के जरिए भी कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया। BMS से जुड़ना उनकी आवाज को एक बड़ा मंच देने जैसा था, है ना? बिल्कुल। उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के बेहद बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जैसे उचित वेतन, काम के सुरक्षित हालात, तय काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं। और था जब खदानों में सुरक्षा मानकों की अक्सर अनदेखी होती थी, दुर्घटनाएं बहुत आम थीं। नियोगी ने इन सवालों को सिर्फ मांग पत्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें नैतिकता और मानवाधिकारों से जोड़ा। अच्छा।
उन्होंने तर्क दिया कि मजदूर सिर्फ उत्पादन का एक पुर्जा नहीं, बल्कि इंसान है जिनकी जीवन का मोल है। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। नियोगी का काम सिर्फ औद्योगिक मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़ी हिम्मत और दूरदर्शिता दिखाते हुए आदिवासी समुदायों के मुद्दों को अपने आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनाया। खासकर भूमि अधिकार, वो जो नारा है जल जंगल जमीन का सवाल, और आदिवासियों के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसरों की मांग को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हाँ, और ये उस समय क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि अक्सर मजदूर आंदोलन और आदिवासी अधिकारों के आंदोलन अलग अलग चलते थे। नियोगी ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उनके संगठनात्मक कौशल के बारे में क्या कहेंगी? अद्भुत। वो सिर्फ भीड़ जुटाने वाले नेता नहीं थे, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करने में माहिर थे। लेख में जिक्र है कि उन्होंने मजदूरों को सिर्फ हड़ताल या प्रदर्शन के लिए ही एकजुट नहीं किया। अच्छा, तो और क्या किया? बल्कि उनके लिए सहकारी समितियां, स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ तक कि स्कूल खोलने की भी पहल की। इसे संघर्ष और निर्माण का मॉडल कहा गया। संघर्ष और निर्माण दिलचस्प है। हाँ, मतलब एक तरफ व्यवस्था से लड़ना, दूसरी तरफ समुदाय के भीतर सकारात्मक बदलाव लाना। उनके नेतृत्व में हुए कई संघर्ष, जैसे दल्ली राजहरा की खदानों में हुए आंदोलन, काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे और उन्होंने ठोस नतीजे भी हासिल किए। हालांकि ये भी सच है कि कुछ मौकों पर स्थितियां बिगड़ी और हिंसक टकराव भी हुए, जिसके लिए उनकी आलोचना भी हुई। आपने उनके निजी जीवन का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, और ये पहलू उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद नियोगी ने व्यक्तिगत रूप से एक बेहद बेहद सादा जीवन जिया। सच में? हाँ, वो मजदूरों के बीच ही रहते थे, उन्हीं की तरह खाते पीते थे। उन पर कभी ये आरोप नहीं लगा कि उन्होंने आंदोलन या अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने या ऐशो आराम के लिए किया। ये बात तो उन्हें कई नेताओं से अलग करती है। बिल्कुल, और यही उनकी नैतिक शक्ति का प्रमाण देती है। उनका मानना था कि नेता को वैसा ही जीवन जीना चाहिए जैसा वो अपने साथियों के लिए चाहता है। ये सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें मजदूरों और आदिवासियों के बीच इतना विश्वसनीय बनाया। तो इतने सालों के संघर्ष, संगठन निर्माण और आंदोलनों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या उनकी कोशिशें जमीन पर कोई ठोस बदलाव ला पाईं? निश्चित रूप से। उनके आंदोलनों के दबाव में कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जैसे कि? उदाहरण के लिए ठेका मजदूरों के नियमितीकरण का मुद्दा, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और खदानों में सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करवाने में उनके संघर्षों का बड़ा योगदान रहा। लेख में कुछ विशिष्ट समझौतों का भी जिक्र हो सकता है, जहां कंपनियों को मजदूरों की मांगें माननी पड़ी। अच्छा। लेकिन असर सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं था। उससे भी बड़ा बदलाव शायद सामाजिक चेतना के स्तर पर आया। वो कैसे? नियोगी के काम ने आदिवासी और मजदूर समुदायों के अधिकारों के प्रति समाज में, मीडिया में और नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई। उन्होंने हाशिए पर पड़े इन वर्गों को अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया। उनके आंदोलनों ने ये दिखाया कि संगठित होकर शांतिपूर्ण संघर्ष के जरिए भी व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है और न्याय हासिल किया जा सकता है। उन्होंने समानता और गरिमा की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। ये केवल आर्थिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई भी थी। ये तो उनके सकारात्मक पहलू हुए, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, उनका सफर विवादों से भी घिरा रहा। हर प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरह नियोगी भी आलोचना से परे नहीं थे। उन पर किस तरह के आरोप लगे? हाँ, आलोचनाओं को देखना भी जरूरी है ताकि एक संतुलित तस्वीर बन सके। कुछ आलोचक, जिनमें शायद उद्योग जगत के लोग और कुछ प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, उन पर अत्यधिक कट्टर या यूं कहें कि मिलिटेंट होने का आरोप लगाते थे। मिलिटेंट मतलब उनका कहना था कि नियोगी बातचीत या समझौते के बजाय टकराव का रास्ता ज्यादा अपनाते थे। ये भी कहा गया कि उनके कुछ आंदोलनों, खासकर लंबी हड़तालों या चक्का जाम जैसी रणनीतियों में कभी-कभी अनुशासन की कमी दिखती थी, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता था। और वो जो औद्योगिक उत्पादन में बाधा डालने वाले आरोप थे, उसका क्या? हाँ, ये एक प्रमुख आलोचना थी। जाहिर है, जब खदानों या कारखानों में हड़ताल होगी तो उत्पादन रुकेगा। इससे कंपनियों का आर्थिक नुकसान होगा और कभी-कभी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने की दलील दी जाती थी। लेख शायद किसी खास घटना का जिक्र करता हो, जहां उनके किसी बड़े धरने के कारण किसी महत्वपूर्ण खदान या प्लांट का काम हफ्तों या महीनों तक रुका रहा।
इससे न केवल मालिकों को भारी नुकसान हुआ, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों और स्थानीय छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी संकट आया। तो हितों का टकराव था सीधा। बिल्कुल। आलोचकों ने इसे विकास विरोधी कदम करार दिया, जबकि नियोगी और उनके समर्थक इसे मजदूरों की बात सुनने के लिए जरूरी दबाव बनाने की रणनीति मानते थे। राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंधों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? क्या वो किसी खास विचारधारा से जुड़े थे? उनके राजनीतिक संबंध भी काफी जटिल थे और कह सकते हैं समय समय पर बदलते रहे। अच्छा। लेख बताता है कि उन्होंने कभी किसी एक राजनीतिक दल से स्थायी रूप से गठजोड़ नहीं किया। वो जरूरत के हिसाब से अलग अलग दलों से मुद्दों पर आधारित समर्थन लेते या देते थे, लेकिन अपनी स्वायत्ता बनाए रखते थे। मतलब इंडिपेंडेंट रहे। हाँ, काफी हद तक। कभी उन्होंने वामपंथी दलों के साथ मिलकर काम किया, तो कभी कुछ मुद्दों पर वो मुख्यधारा की अन्य पार्टियों के साथ भी दिखे। इस वजह से कोई भी राजनीतिक खेमा उन्हें पूरी तरह अपना नहीं मानता था। कुछ दलों ने उन पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया, तो कुछ ने उनकी स्वतंत्र आवाज को सराहा। ये जटिलता उनके प्रति मिश्रित दृष्टिकोण पैदा करती थी। वो किसी बंधे बंधाए राजनीतिक खांचे में फिट नहीं होते थे। यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है। हाँ, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, सामाजिक सक्रियता और विकास या व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। नियोगी के आंदोलनों ने ये सवाल बार बार खड़ा किया। सही बात है। क्या मजदूरों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक प्रगति को धीमा करना जायज है, या विकास के नाम पर इन अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है? नियोगी का जीवन और संघर्ष इस दुविधा को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है, और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंत में हम शंकर गुहा नियोगी की विरासत को कैसे देखें? आज के समय में उनका क्या महत्व है? हम उन्हें किस रूप में याद करते हैं? देखिए, नियोगी की विरासत बहुआयामी है। सबसे पहले उन्होंने ये साबित किया कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश में जमीनी स्तर पर संगठित होकर बिना किसी राजनीतिक या औद्योगिक घराने की छत्रछाया के भी वंचित तबकों के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली और प्रभावी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने मजदूरों और आदिवासियों को सिर्फ पीड़ित के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उन्हें बदलाव का एजेंट बनाया। उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ताकत दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दूसरे, उनके आंदोलनों ने श्रमिक अधिकारों और आदिवासी मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया को, बुद्धिजीवियों को और नीति निर्माताओं को इन सवालों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। भले ही उनके उठाए सारे मुद्दे हल न हुए हों, लेकिन उन्होंने बहस की दिशा बदल दी। वो जल, जंगल, जमीन का नारा, बिल्कुल, जिसे उन्होंने लोकप्रिय बनाया, आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ। तीसरे, उनका वो संघर्ष और निर्माण का मॉडल, यानी विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ समुदाय के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता जैसे सकारात्मक काम करना, आज भी कई सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ व्यवस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि एक बेहतर विकल्प बनाना भी है। हाँ, उनके तरीकों पर, उनकी कुछ रणनीतियों पर विवाद थे और शायद रहेंगे भी, लेकिन उनके इरादे समाज के सबसे कमजोर और शोषित वर्गों को न्याय और सम्मान दिलाना और उस इरादे के प्रति उनका अटूट समर्पण, इन पर शायद ही कोई शक कर सकता है। सही कहा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति और नैतिक बल हो तो बड़े बदलावों की नींव रख सकता है। उनकी असामयिक मृत्यु, मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी, उसने उनके काम को अधूरा जरूर छोड़ा, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। तो अगर हमें संक्षेप में कहना हो, शंकर गुहा नियोगी का जीवन साहस, अटूट निष्ठा, जमीनी जुड़ाव और समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों, मजदूरों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक अथक, कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का प्रतीक था। हाँ। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनके नेतृत्व ने, उनके विचारों ने और उनके बलिदान ने भारतीय मजदूर और आदिवासी आंदोलनों को निर्विवाद रूप से एक नई दिशा और ताकत दी। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर आज भी कई लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, उनकी तरीकों पर बहस हो सकती है और स्वस्थ लोकतंत्र में होनी भी चाहिए, लेकिन उनकी नीयत की पवित्रता और अपने ध्येय के प्रति उनकी अविचल प्रतिबद्धता
उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हमारे सुनने वाले विचार करना चाहें। जरूर। आज के भारत में जहां हम तेजी से औद्योगिक विकास और शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों, खासकर आदिवासियों के विस्थापन और उनके अधिकारों के हनन की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। हाँ, ये एक सच्चाई है। ऐसे में शंकर गुहा नियोगी के संघर्षों से, उनकी सफलताओं से, उनकी विफलताओं से, उनकी रणनीतियों से और उनके सामने आई चुनौतियों से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या उनके अनुभव हमें विकास और न्याय के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगता है। सोचने वाली बात है।